हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अच्छा, पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ बना सकता है इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उसको अगर लागू करना है तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है किसी भी इंडिया के पार्ट में या होल ऑफ द इंडिया में। अब जब वो कानून बनाएगा तो क्या वो उस स्टेट के कंसेंट के साथ काम करेगा, मतलब सहमति के साथ काम करेगा, या फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट की कंसेंट के साथ काम करेगा, या फिर सिर्फ उस स्टेट के कंसेंट लेगा जिसमें वो पार्ट पड़ता है, या फिर उस स्टेट का सहमति नहीं लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आता है, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है जब उसे इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना हो। ठीक है, ये पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी कानून बनाएगा इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के किसी भी पार्ट में। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब राज्य हैं, वो सॉवरन नहीं है। हमारा जो स्टेट्स हैं उनको सॉवरनिटी नहीं दी गई है। ठीक है, हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही सॉवरन है। अच्छा, और एक चीज़ और है हमारे यहाँ पर कि यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे यहाँ पर ये जो फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स का मतलब क्या है, ये जो फॉरेन अफेयर्स हैं ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट का पार्ट होने का मतलब क्या है कि फॉरेन अफेयर्स को सेटल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। अब जब कोई भी फॉरेन अफेयर मतलब विदेशों से बातचीत या कोई भी ट्रीटी या कोई भी कॉवेनेंट उनको जब इम्प्लीमेंट करना हो तो ये तो सेंटर की ही जिम्मेदारी हुई, और सेंटर की जिम्मेदारी हुई तो क्या हुआ, इस चीज़ के लिए कोई स्टेट ना भी माने कहीं भी फैक्ट्री लगाने किसी भी स्टेट में तो भी कानून जो है वो पार्लियामेंट ही पास करेगा। ठीक है, और उस स्टेट से बिगड़ सहमति लिए ऐसा काम किया जा सकता है और उस इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू किया जा सकता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ज़ीरो आवर इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन सा देश ने ज़ीरो आवर को लाया था? इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्ज़रलैंड? तो इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, अब ज़ीरो आवर जो है वो इंडिया की ही इनोवेशन है। इंडिया वालों ने ही इसे बनाया है। और कब से है ये 1962 से ही एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, लेकिन ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ये उनके अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये है क्या? अब ये इसमें क्या होता है, ये ऐसा फॉर्मल डिवाइस है जिसके की अंदर जो हमारे पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं, ठीक है, वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, नेशनल या फिर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैटर्स हैं, उनको पार्लियामेंट में उठा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए, आप इस चीज़ को अपनी जानकारी में लीजिए। ठीक है, तो ये है ज़ीरो आवर। ठीक, अब देखिए, अगर हम ऐसे देखें टाइम के बेसिस पर तो 11 बजे से, ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है यहाँ पर। ठीक है, और 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 1 PM तक, फिर यहाँ से शुरू होता है ज़ीरो
आवर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0 आवर क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 12 बजते हैं ना उस टाइम पर भी क्लॉक में क्या होता है 0000 ऐसे आवर्स ऐसा लिखा होता है। तो 12 बज को हम 12 बजने का जो टाइम होता है उसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, घड़ी में ऐसे लिखा होता है, तो इसीलिए इसको 0 आवर बोला गया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आवर है और 0 आवर है, अब ये हैं क्यों, ये इसलिए हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगा सकें, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकें, एमपीज से क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है, और मिनिस्टर्स उनका आंसर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज। अब देखिए कोई हाउस है यहाँ पर, हमारा संसद है यहाँ पर, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर या इंटरपेलेशन या यील्डिंग द फ्लोर। तो इसका सही आंसर है यील्डिंग द फ्लोर बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर सामने वाली कुर्सी पर कौन बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी एमपीज बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यील्डिंग द फ्लोर समझा रहे हैं अभी हम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पीकर जो होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी मेंबर को, किसी भी एमपी को, मानो अभी ये वाला एमपी कुछ संसद में खड़े होकर बोल रहा है, ठीक है, तो ये स्पीकर चाहेगा तो इस एमपी को बंद करके और दूसरे एमपी को मौका दे देगा कि आप बोलिए। तो इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। ये क्या है, ये है यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, अच्छा अब है डेकोरम, इसको भी समझ लेते हैं डेकोरम क्या है। अब डेकोरम में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ असेंशियल फंक्शनिंग होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उन्हें उस तरह से ही बिहेवियर करना होता है। तो डेकोरम का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी कोई भी एमपी किसी भी हाउस से एंट्री करेगा या फिर वहाँ से बाहर छोड़कर जाएगा तो वह इस तरह से एंट्री या लिविंग करेगा कि वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन पर कोई असर ना पड़े। जैसे जब हम अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो अगर टीचर या मैम अगर क्लास ले भी रही हैं तो उन्हें विदाउट डिस्टर्बेंस किए, उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर हम क्या करते थे, पीछे से ही क्लास में आ जाते थे और पीछे से ही क्लास से चले जाया करते थे। तो ये है डेकोरम। ठीक है, इसको बोलते हैं डेकोरम। अब यह है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब ये है कि जब कोई भी एमपी कोई भी खड़ा होकर बोल रहा है तो उसके अगल बगल का एमपी उसके सामने से ना गुजरते हुए, ऐसे ना जाते हुए और फिर उस सिटिंग और हाउस को वो छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उस चीज़ से क्या होगा कि उस जो इंसान बोल रहा है खड़े होके, ये उसकी बेइज्जती का रूप एक तरह से माना जाएगा कि हम तुम्हारी उसको नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस द फ्लोर। तो ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से जब स्पीकर बोल रहे हैं तब किसी भी एमपी को वो सेशन छोड़कर बाहर नहीं जाना है। तो ये है क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, और इंटरपेलेशन में क्या होता है, इंटरपेलेशन में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स से किसी भी एक्ट या पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। ठीक, क्या मांगा जाता है, एक्सप्लेनेशन। चलो आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर कौन सा खर्चा, ठीक है ना, किस में से खर्चा नहीं होता, कौन इसमें से किस पर ये खर्चा नहीं आता। अब देखो, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो इसका सही आंसर है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, और वो अपनी सैलरी को एज एमपी उठाते हैं, एमपी के रूप में उठाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है इसमें से खर्चा किस किस का जाता है, इसमें से जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी अलाउंसेस जाते हैं, सीएजी की जाती है। ठीक है, और किसकी जाती है, और जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और है यूपीएससी के मेंबर वगैरह की जाती है, प्रेसिडेंट की भी जाती है। ठीक, प्रेसिडेंट की जाती है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी भी जाती है। चलिए
आगे चलते हैं। हाँ, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा होती है, ये है लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ के जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी भी यहीं से जाती है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। अब है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिसीजन लेने वाली हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है इनमें से? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है कैबिनेट। अब देखो, कैबिनेट को कई बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंफ्यूज कर जाएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर 60 से 70 मिनिस्टर्स आते हैं। ये इतनी बड़ी बॉडी होती है कि 60 से 70 मिनिस्टर्स की बॉडी होती है। और कैबिनेट जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनिस्टर की छोटी सी यूनिट होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि जिनके पास, जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये जो है ना पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन से? कैबिनेट वाले। ठीक है, अब ये जो है यही डायरेक्शन देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कि आप ये करिए, और ये लोग फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो ये डायरेक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है ये। यहाँ बहुत सारे वो हैं, एमपीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं। इन्हीं में से चुनकर जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको अलग से छोटा सा एक कैबिनेट बना दिया जाता है, और ये डिसीज़न लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये लोग हैं कैबिनेट। ठीक है, इन्हीं कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। चलिए, अच्छा, अब ये तो हमारी पॉलिटी के एमसीक्यूज़ हैं। ऐसे ही एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमारे करंट अफेयर हैं, उसकी भी सीरीज़ चल रही है। जैसे अभी हमने पॉलिटी के हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, और हमारे यहाँ पर ईयरली मैगज़ीन हमें 2023 की बना रखी है। 2023 की ही हमने स्पोर्ट्स की भी बना रखी है। पूरे 2023 में जो स्पोर्ट्स से इम्पॉर्टेंट जो इवेंट थे वो हमने कवर कर रखे हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। और हमारी मंथली मैगज़ीन्स भी आती हैं, हर महीने की आती हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम कवर करते हैं। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पर ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, और हमारे चैनल पर बीपीएससी मेंस करके एक वीडियोस बनाई जाती हैं जिनमें हम मेंस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953। कौन सा पहला स्टेट था हमारे देश में जो कि भाषा के बेसिस पर बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था? तो वो स्टेट कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। वो था आंध्र प्रदेश। तो ये कब बना था? ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ठीक है, ये जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर ये मद्रास है, तो मद्रास में से ऊपर का जो रीजन था ना वो तेलुगु स्पीकिंग रीजन था। ठीक है, यहाँ पर तेलुगु, हाँ, यहाँ पर तेलुगु, ठीक है, तो यहाँ पर तेलुगु वाला जो बोलने वाला जो रीजन था, पूरा रीजन, जहाँ जिस रीजन के लोग तेलुगु बोला करते थे उसको सेपरेट कर दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया? आंध्र प्रदेश बना दिया गया। अब इस चीज़ के बाद जब ऐसा हो गया तो पूरे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग जगहों पर और डिमांड होने लगी कि भाई हमारे यहाँ जो रीजन है, जैसे गुजरातियों ने बोला यहाँ गुजराती बोली जाती है तो हमारा गुजरात से अलग बनाओ, तो हमारा फिर मराठी वालों ने बोला हमारा अलग बनाओ। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के लोगों ने बोला कि हमारा यहाँ पे अलग स्टेट बनाओ। ऐसी डिमांड आने लगी, ये बहुत इंटेंसिफाई हो गई थी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था कि इन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी। उसका क्या नाम था? उसका था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई थी। ठीक है, जिसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे? एक थे इसके अंदर फैज़ल अली जो थे वो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, एक थे KM पानिक्कर, ठीक, और एक थे HN कुंजरू। ठीक है,
ये 3 मेंबर वाली इन्होंने कमेटी बनाई थी और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। कब करी थी? 1955 में। तो इन्होंने ये बोला था कि चलो ठीक है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज तो कर देंगे, लेकिन जो वन लैंग्वेज और वन स्टेट है ना, हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर हमारा पूरा जो इंडिया है वो भाषा के बेसिस पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि एक स्टेट और एक भाषा, कि एक स्टेट में एक भाषा बोलने वाले लोग ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। फिर फाइनली क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया और उसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। चलो आगे चलते हैं। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो पैटर्न है वो हमारे भारतीय संविधान ने कहाँ से लिया है? ठीक है, कहाँ, कौन से नेशन से लिया है? आयरलैंड, कनाडा, यूएसए या इंग्लैंड? तो वो लिया है कनाडा से लिया है। ठीक है, अब कौन सा कंसेप्ट लिया है? उसमें से हमने लिया है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो है लेकिन जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो भी किसके पास हैं? सेंटर के ही पास हैं रेजिडुअरी पावर्स। मतलब हमारा फेडरेशन तो है, पावर्स को डिवाइड तो कर रखा है, किसमें? सेंटर में और स्टेट में पावर्स डिवाइड हो रखी हैं, लेकिन ज़्यादा पड़ला भारी किसका है? सेंटर का है। ज़्यादा किसकी चलेगी? सेंटर वालों की ही चलेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी। तो ऐसा कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। चलो आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8वां। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड फॉर। आर्टिकल 44 की यहाँ बात हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, राइट टू एजुकेशन या राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पहली बात तो ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 4 में आती है। अब ये कहती क्या है? ये कहती है कि हर स्टेट ये कोशिश करेगी कि उसके सारे सिटीजन्स को क्या मिले? यूनिफॉर्म सिविल कोड मिले थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो ये। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ये हमारा DPSP आर्टिकल 44 कहता है। अब UCC का मतलब है क्या भैया? UCC का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग मज़हब हैं, उनके माइनॉरिटीज़ हैं, कोई कुछ है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे उनके रिलीजन्स को ना देखते हुए सभी पर एक ही रूल लगाया जाए। कैसा रूल? नेशनल सिविल कोड। ठीक है, पूरे इंडिया में हर इंसान पर एक ही कोड लगना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा? नेशनल सिविल कोड होगा। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, मुस्लिमों के अलग हैं, मतलब ज़्यादातर धर्मों के अलग अलग हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो होती हैं, इनके यहाँ पर मैरिज के रूल्स अलग हैं, डाइवोर्स के रूल अलग हैं, मेंटेनेंस के अलग हैं, इनहेरिटेंस के अलग हैं। अभी ऐसा है, लेकिन जब UCC इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक नेशनल सिविल कोड लग जाएगा, तो सभी के लिए बराबर के अधिकार हो जाएंगे। अब इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा? इस चीज़ से फ़ायदा ये होगा कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो उनको इक्वालिटी पर आ जाएंगे वो। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी और हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। Who of the following is not appointed by the President of India? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करते? यहाँ ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, गवर्नर ऑफ स्टेट या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इस तरह से हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और गवर्नर भी
प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कौन करता है? गवर्नर। कौन से आर्टिकल के अंदर? ये लिखा है आर्टिकल 164 के अंदर। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ने कर दिया, इसी तरह से जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स On which of the following dates was national flag of India was adopted? 22 जुलाई, 15 अगस्त, 14 अगस्त या 26 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था। ठीक है, अब 15 अगस्त को आप जानते हैं क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का होता है, और 26 नवंबर को क्या हुआ? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कमेंसमेंट हुआ था, मतलब कि वो लागू हुआ था। ठीक है, अब देखो, जब इंडिपेंडेंस डे बनाने से पहले एक फ़्लैग का होना ज़रूरी है, इसीलिए 15 अगस्त से पहले क्या हुआ? 22 जुलाई को ही हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा कि पहले एक फ़्लैग होना चाहिए, उसके बाद हम झंडा फहराएंगे अपने इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, तो चलिए, आपको हमारे 10 क्वेश्चन कैसे लगे? आपको इनमें से कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।